हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने खूबसूरत प्यारे प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी यूट्यूब पर एक ग्रोइंग चैनल है जो आपके सपोर्ट से बहुत सारा ग्रो कर जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा स्टडी कंटेंट लाएगा। हम क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं जिसमें पूरे साल का कोर्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर नहीं जा रहे हैं, ना उस अप्रोच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि बच्चों का खत्म होता है इंटरेस्ट देखकर, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंटरेस्ट खत्म हो रहा है उसके लिए बोर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट तैयार कर रहे हैं और आपको डिलीवर कर रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस नजदीक हैं। आज पहला एग्जाम आईएससी बोर्ड का हो भी गया, इंग्लिश फर्स्ट का। 6 दिन का गैप मिल रहा है फिजिक्स के पेपर में, इसलिए एक सैंपल पेपर की स्टडी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां अभी इस सेशन के नए पैटर्न पर एक सैंपल पेपर हम आपको सॉल्व करके देंगे, आपके साथ सॉल्व करेंगे। जिस तरह की अप्रोच एक स्टूडेंट की होनी चाहिए हम आपको वो अप्रोच बताएंगे। तो आईएससी सेट 1 सैंपल पेपर 2022-23 फिजिक्स बाय मी आरटी अकेडमी पर फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कहना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप फॉलो शेयर करेंगे तो वो देखकर, ग्रोथ देखकर हम और सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, कहानी की शुरुआत पेज 1 से, जहां पर आरटी अकेडमी ऑफ कोर्स आपके लिए क्लास 12 का फिजिक्स का शानदार सा पेपर लाया। अब पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, सेक्शन देखिए बहुत गौर से। हम पहले आपको थोड़ी थोड़ी सी बातें बता दें। सेक्शन 1 जो आपको दिखाई दे रहा है 14 मार्क्स का है और 14 मार्क्स में आपको 7 तो सीधे सीधे एमसीक्यूज दिखाई देंगे जो 1 मार्क ईच है, और उसके बाद 7 क्वेश्चंस और दिखाई देंगे जो 1 मार्क ईच है और वो 1 लाइनर आंसर्स। खास बात ये है कि अभी ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 देखें आप बेटा क्या आ रहा है। पार्ट 1 आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि 2 थिन लेंसेज, दिस लेंसेज नहीं है, दिस इज थिन लेंसेज, 2 थिन लेंसेज of power +8 diopter and -5 diopter are placed in contact with each other। यानी कि लेंसेज कांटेक्ट में है एंड पावर्स आर गिवन, एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है, नेगेटिव और पॉजिटिव पावर से दिखाई दे रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, अब जैसे ये क्वेश्चन दिखाई दे तुरंत दिमाग में आपके पास फोकल लेंथ की जगह नेट पावर आनी चाहिए। नेट पावर P1 + P2 होगी, यानी कि +8 -5 तो आएगा बेटा आपके पास +3। अब जो फोकल लेंथ होती है F नेट, वो बेटा 1/P नेट हुआ करती है। तो आप इसको 1/3, वो भी पॉजिटिव मीटर्स में लिखेंगे क्योंकि आप डायप्टर में पावर लिख रहे हैं तो फोकल लेंथ मीटर्स में आने वाली। तो 1/3 मीटर्स पहला ऑप्शन करेक्ट। छोटा सवाल छोटा जवाब, इस तरह आप देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको समझाते वक्त बहुत तेजी नहीं की, स्लोली अप्रोच करेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, फिर भी हम देखेंगे कि समय से बहुत पहले पेपर समझाते समझाते भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज जैसे ही बोले वैसे ही आपको इनफाइनाइट वायर दिमाग में आ जाएगा, और जैसे ही इनफाइनाइट वायर दिमाग में आए तो फर्दर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपके दिमाग में प्रोसेस हो जाना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/d है, जहां सब कुछ SI यूनिट्स में रखा जाएगा। फर्दर आप पढ़ें। ये लाइन चार्ज 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है किसी एक पॉइंट पर जो कि वायर से परपेंडिकुलरली 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। दिमाग में रखें 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻² मीटर्स होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इसे SI में ना कन्वर्ट करें तो आंसर्स मैच नहीं करेंगे। कह रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होगी, तो देखिए बहुत गौर से, यहां पर लैम्डा की वैल्यू आने वाली है E × d/2k। इलेक्ट्रिक फील्ड 9 × 10⁴ दे रखी है, d की वैल्यू 2 × 10⁻² है और 2 की वैल्यू तो 2 ही है और k की वैल्यू 9 × 10⁹ हुआ करती है। 2 से 2, 9 से 9 कैंसिल होता है और जो भी बच रहा है वो मेरी ऐसी समझ है कि जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 10⁻⁻5 × 10⁻² बच रहा है। दिस इज नथिंग बट 10⁻⁻7। आप इसे 10⁻⁻1 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। 10⁻⁻1 को 1/10 लिख सकते हैं, इसको 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, 0.1, और ये चीज जो है वो माइक्रो कूलम बन जाएगा पर मीटर।
लैम्डा की वैल्यू माइक्रो कूलम पर मीटर में इतनी आ गई जो अभी आपने देखी अपनी आंखों से। ये रहा। तो आंसर मैच कर लेते हैं, कहां लिखा है 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। सरल सवाल सरल जवाब। आप देखें कि जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे और पढ़ते ही अगर आपको ये अप्रोच होने लग जाए, दिमाग में आने लग जाए कि हम कहां से बातें कर रहे हैं, तो बात बनेगी। हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कंसीडर्स लाइट इज, लाइट कैसी है ये नहीं बताना है, हाइगन वेव थ्योरी लाइट को क्या मानती है ये बताना है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देखें तो लाइट एक्चुअली ट्रांसवर्सल वेव है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। क्यों ट्रांसवर्स है? हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया अलग बात है, लेकिन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आते हैं, पोलराइजेशन शो करता है। लाइट पोलराइजेशन का फिनोमेना शो करती है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पोलराइजेशन नहीं शो करती। तो क्योंकि ट्रांसवर्सल वेव्स का एक टेस्ट है पोलराइजेशन जो लाइट शो करती है, तो इन रियलिटी इट इज नथिंग बट अ ट्रांसवर्सल वेव। लेकिन अगर हम हाइगन्स थ्योरी की बातें करें तो हाइगन्स साहब ने हिस्टोरिकली लाइट को लॉन्गिट्यूडिनल माना था। अब ये हिस्टोरिकली माना था, हमें कैसे पता होगा? आप इसीलिए तो वेव थ्योरी पढ़ते हैं। आप आरटी एकेडमी पे हाइगन्स प्रिंसिपल के 3 लेक्चर्स पढ़े होंगे, डिटेल में जाकर देखिए ग्रीन बोर्ड के लेक्चर्स, स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर्स, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाइगन्स थ्योरी को पहली बार अच्छी तरह समझा है हमने। आप देखेंगे सारे पोस्टुलेट्स उन्होंने क्या क्या माना था, इतने पोस्टुलेट मिलेंगे बुक में नहीं मिलेंगे, दिया हुआ उसमें फैक्ट की बात थी, निपटा दी हमने। चलो थोड़ा सफाई कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन लगाने के लिए स्पेस बहुत सारा चाहिए। चलो जैसे जैसे सेक्शंस आएंगे, सेक्शंस की डिटेल में आपको उनमें ही इन्फॉर्म करूंगा। आगे देखते हैं इन बोर मॉडल। अब बोर मॉडल पे आ गए एटॉमिक फिजिक्स पे, तो एक आपके दिमाग में स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट आता है और एक वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, वो काम आएगा। तो कह रहा है स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो हैं जहां पर, अब जहां पर जब भी शब्द आ जाए तो आप तुरंत ही एंगुलर मोमेंटम वाला nh/2π का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब कई बार एंगुलर मोमेंटम के शक्ल में चीजें नहीं लिखी होंगी, तो वो लिखी होंगी mvr में। अरे यार mvr भी तो होता तो वही है, तो आप ये समझें कि इसे अगर mv = nh/2π इंटू आर कर लें तो कोई दिक्कत है क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो चेक कर लेते हैं, जहां पर ये दिखे या ये दिखे वहां सही ऑप्शन है। L = nh/4π गलत, L = nh/2π करेक्ट, mv = nh/2πr ये भी करेक्ट। अब बच्चा इसमें गलती पता है क्या करेगा? यहां टिक मारेगा, यहां नहीं मारेगा। क्यों भैया ये गलत है क्या? वही तो लिखा है। अच्छा mv = nh/4πr ये गलत, तो B and C आर द करेक्ट ऑप्शंस। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पोस्टुलेट याद होने चाहिए। अगला देखिए YDSE में हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा रिकॉल कराता हूं। ये रह गया बेटा हमारे लिए, ये यहां कहीं दोनों सुपरपोज हो रही है लाइट्स सोर्सेस से। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब कितना ऊपर जाकर लास्ट मैक्सिमा बन रहा है। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, n = 5, n = 6, n = 7, n = 8 एंड सो ऑन, कितने नंबर का मैक्सिमा आखिरी है। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब हुआ कि n की वो वैल्यू जिसके बाद कोई मैक्सिमा ना आए। मान लो 15 मैक्सिमास बन रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर, तो 15 इज द हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अब 15 इज द हायर ऑर्डर मैक्सिमा, तो कितना ऊपर जा सकता है? तो मैं कहूंगा कि इतना ऊपर तक मैक्सिमास बन सकते हैं कि ये चलेगा कहां पे बेटा? इंफिनिटी पे। कोई रोक थोड़ी रहा लाइट को जाने से। इंफिनिटी जाने का मतलब ये है कि अगर मैं इस बेस लाइन से देखूं तो रेज को 90 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। अब देखो दोनों स्क्रीन और स्लिट्स तो पैरेलल है ना, तो यहां से अगर तुम 90 डिग्री मुड़ोगे तभी तो इंफिनिटी पे पहुंचोगे। अच्छा, यानी थीटा की वैल्यू एक्चुअली 90 होनी चाहिए। जवाब है थीटा की वैल्यू 90 होने का क्या मतलब है वो देखें। ये थीटा, तो ये रहा बेटा आपका d sin थीटा, और यही d sin थीटा आपका डेल्टा x, और डेल्टा x अगर मैक्सिमा चाहिए तो n लैम्डा होना चाहिए, और थीटा की वैल्यू 90 है तो sin थीटा 1 है, तो d की वैल्यू कितनी होगी? n लैम्डा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? d/लैम्डा। d लैम्डा का जो रेशियो है, अगर जो क्लोजेस्ट इंटीजर होगा वही मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमा आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो d/लैम्डा शायद पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। कितना आसान है।
आपको बस वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसलिए आरटी एकेडमी के कॉन्सेप्ट लेक्चर्स देखें, जैसे ही आप कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे सारी कहानी खुल के आ जाएगी कि यार क्वेश्चन कितने आसान आते हैं बोर्ड में। हम तो 100 भी स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास लेक्चर्स के बाहर कुछ भी नहीं जाता। चलिए आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज। अब ये भी एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि सेंटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा म्यू नॉट आई बाय 2r होती है। सर्कुलर रिंग की 2 पाई r नहीं होती, ठीक, म्यू नॉट आई बाय 2r। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। इमेज सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। अब ध्यान दें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ एक शानदार सी इमेज बनती है। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है, तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो जो फाइनल इमेज आपको दिखाई दे रही है वो वर्चुअल है और साथ में रियल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड भी है। हालांकि हम वर्चुअल इमेज के साथ इरेक्ट शब्द इस्तेमाल किया करते हैं, परंतु कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वर्चुअल भी बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है। तो आपके लिए बी ऑप्शन सुटेबल रहेगा। चलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा आते हैं। मैं जरा कुछ सेटलमेंट कर लूं। हाँ, कुछ दिखा है। Write the expression for E field due to uniformly charged infinite wire। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने वाली चीज। शायद कुछ आवाज सी आई। सब कुछ ओके है, रिकॉर्डिंग सुन रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दें, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ देखें क्या है वेटेज 1 मार्क। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, ये तुमसे सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है। E field due to uniformly charged infinite wire बोला गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला आप लिख दीजिए 2k लैम्डा बाय d। बट बिलीव मी इसमें आधा नंबर मिलेगा। कारण क्या है कि ये फॉर्मेट राइटिंग का इस्तेमाल नहीं होता, ये न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला लिख लेने का काम आता है, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय d दैट बिकम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। ये k के टर्म में ना लिख के एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखें तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इस वजह से आपको सजेशन है कि इसका आंसर ऐसे लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, नथिंग स्पेशल। व्हाट आर द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, उन्हें देखें बेटा। जब आप ये शब्द इस्तेमाल करें इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक का मतलब हुआ एक तरह से प्योर। हालांकि इंट्रिंसिक का मतलब प्योर नहीं, बस इतना समझो कि अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हो तो सिलिकॉन के क्रिस्टल से किसी दूसरे एटम के क्रिस्टल्स अवेलेबल नहीं है। डिफेक्ट तो वैसे ही क्रिस्टल में हम नहीं मानते। और नो इम्प्योरिटीज, नॉन डोप्ड और 0 केल्विन पर प्योर इंसुलेटर। एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, जब हम डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग क्या चीज होती है, डोपिंग का मतलब होता है एल्यूमिनियम, बोरॉन या फास्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा को मिला देना सिलिकॉन के क्रिस्टल में, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में दूसरे एटम्स को डिफ्यूज कर देना कहलाता है डोपिंग। और जिन भी सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस में, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स में इस तरह की डोपिंग, डिफ्यूजन कर दिया जाता है दूसरे एटम्स का, उन्हें कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये दो तरह की डोपिंग है, p टाइप और एक n टाइप, ट्राइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट सॉरी। और इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में कर दिए जाते हैं या तो होल्स एक्सेस में कर दिए जाते हैं, जिससे इस 0 केल्विन पे प्योर इंसुलेटर नहीं रहते और उनकी कंडक्टिविटी बाय चेंजिंग द एक्सटेंट ऑफ डोपिंग बहुत ज्यादा वेरी कराई जा सकती है कंट्रोल्ड वे में। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन में बहुत टाइम जाता है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। चलो देखो अगला क्या करें, राइट 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। वैसे तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, कह रहा है 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। इंपॉर्टेंट का मतलब जहां पर जो पोस्टुलेट ना लिखने पर हाइगन्स थ्योरी में बात ही ना बने वो जरूर मेंशन करना है। तो सबसे पहली बात क्या मेंशन करना है कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल वेव है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जवाब है हाँ, इन्होंने यही माना, इसी के बाद तो एथर वाली थ्योरी चालू हुई थी। लाइट लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। दूसरी बात कि कुछ वेव फ्रंट्स होते हैं।
वेवफ्रंट्स मतलब ऐसी सरफेसेस जिनका हर पॉइंट सेम फेज में हो, यानी जितनी भी वेव्स किसी पॉइंट सोर्स से निकलेंगी वो एक वेवफ्रंट पर तब पहुंचेंगी जब सबका फेज सेम हो। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि एक वेव को एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने में जो समय लगा, बाकी सारी वेव्स को उस एक वेवफ्रंट से उसी दूसरे वेवफ्रंट जाने में एग्जैक्टली सेम टाइम लगेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। तो टाइम का जो पोस्टुलेट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने में सेम समय लगता है। अच्छा सर, तीन बातें हो गई, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। दूसरी बात, कुछ वेवफ्रंट्स होते हैं जिनका मतलब होता है कि उस सरफेस पर सारे के सारे पॉइंट्स सेम फेज में होंगे। तीसरी बात, एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट में वेव जाने में सेम टाइम लगता है। और इसके बाद की जो पोस्टुलेट है बहुत अच्छा है कि जितने भी वेवफ्रंट्स हैं उन वेवफ्रंट्स की सरफेस का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, यानी वेव की एनर्जी एक वेवफ्रंट से दूसरे पे पहुंची और दूसरे का हर पॉइंट अब अपनी तरह से ऑसिलेट करेगा और नई वेव जनरेट करेगा, जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। तो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है वेवफ्रंट का हर पॉइंट। तो चार पोस्टुलेट्स हो गए। पहला हम लोगों ने क्या बोल रखा था? पहला बोला था कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। दूसरी बात हम लोगों ने बोली कि वेवफ्रंट्स होते हैं जिनका हर पॉइंट सेम फेज में होता है। वेवफ्रंट्स का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है, वो खुद इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट करता है। कैसे ऑसिलेट करता है, क्यों करता है, उसमें क्या ऑसिलेट करता है, कुछ नहीं बताया, बस ऑसिलेट करता है जो वेव्स को आगे जनरेट करता है। और इसके बाद वो वेवलेट्स बनाता है। वेवलेट्स में जो कॉमन टेंजेंट है वो सेकेंडरी वेवफ्रंट होती है और एक वेवफ्रंट से दूसरी वेवफ्रंट परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट रेज जाती है। पांचवा पोस्टुलेट सुन लो, जितनी भी रेज होती हैं, जितनी वेव्स होती हैं, वो सारी वेवफ्रंट्स के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो इफ यू विश तो ये 4-5-6 पॉइंट्स हैं, आप उनमें से कोई विचार यहाँ उगल दीजिए। जो टाइम वाला है ना, एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने में सेम टाइम लगता है, इसका टीचर बुक है, ये मत मिस करें। मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है? लेट मी टेल यू मैक्सवेल्स इक्वेशन। पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए वी हैव गॉट 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन, जिनसे हम पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से पहली चीज E डॉट dA का क्लोज इंटीग्रल इज सिग्मा Q enclosed over epsilon naught. This is called as Gauss law. तो गॉसेस लॉ जो हम लोग पढ़कर आए वो एक मैक्सवेल इक्वेशन है। इसके अलावा आप कहिए कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट dA इक्वल टू 0 ऑलवेज। ये गॉस का मैग्नेटिज्म कहलाता है और क्लोज्ड सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 रहेगा, यानी जितना फ्लक्स इनपुट होगा उतना ही फ्लक्स आउटपुट होगा। ये बात बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन क्लोज्ड लूप्स। ठीक, इसके बाद आप देखें क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कॉन्सेप्ट याद करिए आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं, जिसमें मैक्सवेल साहब ये बताते हैं कि जहां भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। उससे वो कहीं ना कहीं एनालॉजी बनाना चाहते हैं करंट की, तो वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का, और एम्पियर सर्किटल लॉ को आई कंडक्शन में आई डिस्प्लेसमेंट ऐड करके करेक्ट कर देते हैं। वैसे हम लोग मैक्सवेल एम्पियर लॉ भी जानते हैं इस नाम से, और ये भी एक मैक्सवेल्स इक्वेशन। इसके अलावा आप क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl लगाएं तो बेसिकली बाय डेफिनेशन ये जो चीज है ये अपने आप में एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, और क्योंकि गोला लगा रखा है तो क्लोज इंटीग्रल है, तो क्लोज लूप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 आता है। लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड का है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो वो क्लोज लूप में भी एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज नथिंग बट del phi b by del t। इस तरह से ये भी एक बढ़िया सी मैक्सवेल्स इक्वेशन है। 4 इक्वेशंस जो हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन है, और 4 इक्वेशन से दुनिया के सारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जितने भी सिद्धांत हैं, जितना भी कुछ है, जो फिनोमेना हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है, इन्हीं से सब गवर्न हो रहा है। चलो पीछे आते हैं, क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वोल्टेज वर्सेस R फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस R। लेट मी टेल यू अगेन, if you go for a sphere, take center, draw a radius that is capital R, sorry, और उसके बाद पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लो जरा एक बार, वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम जानते हैं कि
अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, क्योंकि जितना भी चार्ज आप प्रोवाइड करेंगे वो सारा चार्ज इसकी सरफेस पे रहेगा। एंड इफ यू अप्लाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ तो साहब ये कहेगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा के क्यू ओवर आर स्क्वायर है, तो पोटेंशियल को झक मार के के क्यू ओवर आर होना ही पड़ेगा। और अंदर अच्छा सरफेस पे आ जाओ, तो सरफेस क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है, इस वजह से पोटेंशियल जो है वो के क्यू बाई कैपिटल आर रहेगा, और पूरी की पूरी सरफेस का सेम रहेगा। अंदर घुस जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो V जो होगा वो पूरे के पूरे जोन में कांस्टेंट होगा। कितना होगा? जितना सरफेस पे उतना सेंटर पे उतना हर जगह। कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। तो आप इस जगह के पोटेंशियल को लिख सकते हैं के क्यू ओवर आर। एंड इफ यू विश टू प्लॉट अ ग्राफ, तो ग्राफ बेटा इस तरह प्लॉट हो सकता है। यहां पर आपने V रखा है, यहां पर आपने R रखा, कहीं ना कहीं तक R इक्वल टू R था। यहां पर ग्राफ इस तरह चल रहा था, कांस्टेंट के क्यू ओवर आर कैपिटल आर, और जैसे ही सरफेस आई तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली 1/r से फॉल करने लगा। दिस इज व्हाट द ग्राफ लुक्स लाइक। चलिए आगे बढ़े। Zener diode is a PN junction diode that works in reverse bias condition. What is the advantage of this setup? Zener diode, खूबसूरत चीज। सबसे पहली बात कि Zener diode के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। Zener diode एक PN junction diode है, जिस PN junction diode को इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, Z बना देते हैं क्योंकि Zener टाइप करना चाहिए। ये हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है और ब्रेकडाउन जोन में काम करता है। ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। और एक बात इसमें कि ये हेवीली डोप्ड होता है। जब भी कभी पूछा जाए ये सब बातें कि हाँ भाई जेनर डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, उसका बहुत तमाशा नहीं बताना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी कि डोपिंग कैसी है, फॉरवर्ड में चलता है, रिवर्स में चलता है, सिंबल क्या है और मेन प्रिंसिपल क्या है। तो काम क्या करता है, गौर से देखें, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। जो इंपॉर्टेंस है इस सेटअप की वो बताता हूं आपको रिवर्स करंट तो पता ही है कि माइक्रो एम्पियर्स में डील करते हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज है, फिर अचानक से ग्राफ हो जाता है, इसे हम V ब्रेकडाउन बोला करते थे। तो आप देखें ब्रेकडाउन रीजन के अंदर करंट कितना मैसिवली बदल गया, लेकिन वोल्टेज में कोई खास चेंज नहीं आया एक्स एक्सिस में। तो ब्रेकडाउन रीजन में डायोड के अंदर कितना भी करंट फ्लो कर जाए, लेकिन उसमें वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो इसलिए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, फ्लक्चुएटिंग का मतलब कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, व्हाटएवर। यहां पे एक फर्जी रजिस्टर लगा दिया गया एंड वी हैव गॉट ये प्लस ये माइनस, तो रिवर्स बायसिंग भी आपको दिख गई। इसके पैरेलल में एक लोड लगा दिया और यहां पर हमने वोल्टेज आउटपुट चेक किया। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज से जो करंट है बेटा वो लगातार बदलेगा। अब इस जंक्शन से करंट यहां भी बढ़ेगा और नीचे भी आएगा। डायोड कह रहा है कि मेरे अक्रॉस वोल्टेज नहीं बदलना चाहिए, चाहे जितना करंट बदल दो। तो जब भी इसका वोल्टेज बढ़ेगा, करंट मैसिवली डायोड में बढ़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द वोल्टेज अक्रॉस इट। और क्योंकि हमारा जो लोड है वो इसके पैरेलल लगा हुआ है, तो इसका वोल्टेज भी हमेशा फिक्स रहेगा। तो आउटपुट में आपको हमेशा फिक्स वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि जेनर डायोड अपने अक्रॉस वोल्टेज को कोई चेंज नहीं होने दे रहा बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इट। ये इसका इंपॉर्टेंस है। अगला देखिए, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो ऑब्जेक्ट को 2f पे रख के इमेज फॉर्मेशन करनी है। आइए भैया कर लेते हैं। ये मान लेते हैं अपना सुंदर प्यारा लेंस है, महाकाबाड़ी है पर है तो सही। ये रहा भाई। अब कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा, हम फोकस मार्क करना है, बी मार्क फोकस। तो उतनी ही दूरी पे बेटा हम 2f मार्क कर लेते हैं, उतनी ही दूरी पे बेटा हम 2f मार्क कर लेते हैं। नाउ एक ऑब्जेक्ट तैयार करिए यहां पर और अब इससे रे डायग्राम बनाइए। एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के शुद्ध पैरेलल निकालिए और ये पैरेलल रे जो है इट मस्ट गो थ्रू द फोकस।
और जो दूसरी रे हो उससे अपने आप आना चाहिए फोकस। मैंने लगता है थोड़ा पास बना दिया गलती से। नो इश्यूज, दिस कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बन गया। ये रहा बेटा आपका 2f और ये कहीं रहा आपका f। थोड़ा आगे पीछे हो, मैंने नाप के नहीं बनाया इस वजह से। और आप इसको इस तरह बताएंगे कि जो रेज हैं वो इस तरह कट कर रही हैं कि जो इमेज है वो 2f पे बने। तो आपने ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया है 2f पर, तो इमेज जो है वो भी बन रही है 2f पे। इमेज जो है वो बेटा रियल है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है, और दूसरी बात सेम साइज की है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब आने चाहिए। चलो अगला देखो, हमारा काम खत्म होता है सेक्शन ए का। सेक्शन बी जो अगेन 14 मार्क्स का है, उसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। You are provided with many identical capacitors, each of capacitor 100 microfarads. If you want to get 75 microcoulombs out of it, then find the minimum number of capacitors from which this can be done. कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास 100 के बहुत सारे हैं, तो ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100 सीरीज में लगा दो। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये ओवरऑल आपको 25 माइक्रोफैरड दे देगा 100/4। और 25 माइक्रोफैरड को अगर मैं 50 के साथ लगा दूं पैरेलल में, तो ओवरऑल ये हमें एक कैपेसिटर दे देगा जो 75 का होगा। हाउ विल गेट 50 आउट ऑफ इट? तो भैया 100 और 100 को सीरीज में लगा दो, तो आपको मिलेगा 50 100/2। तो सेटअप कैसे बनाओगे? तुम कहोगे कि 4 तो कैपेसिटर सीरीज में लगा दो और 2 नीचे सीरीज में लगा के आपस में पैरेलल में लगा दो, एंड दिस इज द सिंपल सेटअप जिसमें आप ये काम कर पाएंगे। और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6। फिक्स, सिंपल, आसान। चलो 4 आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q, उनको स्क्वायर जिसकी साइड L है उस पर रखा गया है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। आप देखें सैंपल पेपर में भी आपको क्लास रूटीन का क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल रहा है। ये लंबाई L, ये लंबाई L, ये लंबाई L, ये लंबाई L, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q। कह रहा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताने से पहले हम पेयर्स बनाया करते थे, आप सबको याद होगा। तो ये पेयर्स हो गए, ये पेयर्स हो गए, और आपको 4 पेयर कॉर्नर्स के मिल जाएंगे, एंड यू विल गेट अनदर 2 पेयर्स फॉर डायगोनल। और इस तरह से आपके पास 6 पेयर्स हो गए। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे KQ1 Q2 ओवर R। ये साइड वाला हमारा एक पेयर है, और ऐसे कितने पेयर हैं? 4। मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, प्लस KQ1 Q2 बाय √2L। अब ध्यान देना √2L क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि डायगोनल की लंबाई √2L है, तो ये डायगोनल की बात हो गई। और ऐसे कितने पेयर्स हो? ये डायगोनल के पेयर हो गए, ये साइड्स के पेयर हो गए, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कितना आसान, कितना सिंपल। तो इस तरह से आपका एक और आंसर आ गया। तो मैं सबको फिर से रिवाइज करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्पेस चाहिए जिस स्पेस में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अगला देखो, कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग करंट फ्लोइंग
through a conductor. When constant potential difference is applied, जब constant potential difference applied होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो उनकी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलने की होती है, क्योंकि रैंडम मोशन करते हैं तो एवरेज ही लेना बेसिकली, वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफरेंट किताबें आप देखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफरेंट एक्सप्रेशंस बताती हैं, जैसे ई टाउ अपॉन एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया जाता है जनरल सारी किताबों में। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक स्पेशल फॉर्मूला है जो डीसी पांडे में लिख के मिलता है, सिंगेज में लिख के मिलता है, और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा में लिख के मिलता है, दैट इज 2e टाउ बाय m। दोनों ही फॉर्मूलाज करेक्ट हैं, इनमें कोई एरर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहोगे तो डबल है वो आधा है, नहीं, एवरेज लेने के कॉन्सेप्ट में चेंज आने की वजह से ये फॉर्मूलाज चेंज होते हैं। हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक क्लासिकल मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एरर आना ही है, बोथ आर करेक्ट बोथ आर इनकरेक्ट। वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, कोई लॉजिक नहीं है उसका, लेकिन बोर्ड में जो हमें इस्तेमाल करना है वो ये है जो बोर्ड की किताबों में लिख के मिलता है, जिसमें 2 का फैक्टर नहीं होता। नथिंग स्पेशल अबाउट इट, फॉर्मूला पे लिख दिया, डेरिवेशन भी दे दी। कह रहा है कि मीटर ब्रिज क्या होता है और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल सेटअप। आप इसे डिवाइस बोलने से ज्यादा कहिए कि ये इलेक्ट्रिकल सेटअप है, और इलेक्ट्रिकल सेटअप है ये क्या करता है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस किस मेथड से, बाय नो डिफ्लेक्शन मेथड। कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है, इसका प्रिंसिपल है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड WSB। इट वर्क्स ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 2 नंबर का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स carrying currents of 10 and 5 ampere respectively in opposite direction, find force on 10 centimeter segment wires। आप 10 सेंटीमीटर के पीछे ना पड़े बच्चों, कभी भी ऐसा सवाल आए तो लेंथ के पीछे ना पड़े, फोर्स पर यूनिट लेंथ पर ध्यान दें। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको आता है, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d। ध्यान दीजिए बच्चों कि आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लीजिए, इट विल बिकम म्यू नॉट I1 I2 into 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई d। अब ये जो नीचे L लिखा हुआ है, इस L को ऊपर ले आए। लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर सेगमेंट, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 10 अपॉन 100, ये हो गया बेटा न्यूटन में फोर्स। अब आप देखें कि बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी तो दी नहीं है, 1 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि लिखा नहीं है इसमें कहीं क्वेश्चन में, तो 1 मीटर मान लेते हैं। चलो म्यू नॉट बाई 4 पाई बेटा 10 टू पावर -7 होता है। d की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, I1 की वैल्यू 10, I2 की वैल्यू 5 है बेटा। फिर ये 0 0 जाता है, नीचे अगेन एक 10 बनता है और ऊपर 2 बनता है, तो आप इससे इसको मार दीजिए, 5 2 10, 10 से इसको मार दीजिए तो 10 टू पावर -6, यानी 10 टू पावर -6 न्यूटन्स आपका आंसर आता है। इस तरह से आप एक माइक्रो न्यूटन का फोर्स देख पाएंगे। फिलहाल इस तरह से आप चाहें तो 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर की शुद्ध डेफिनेशन यहीं से निकलती है, हमने क्लास में कर रखा है। एक्सप्लेन ओनली ब्लू कलर्ड स्पार्क इज ऑफन सीन व्हेन आयरन गीजर आर स्विच्ड ऑफ। स्विच ऑफ करने पर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, करंट का जो अमाउंट फ्लो कर रहा था वो अचानक से 0 कर जाता है, और इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा था जिसे अचानक से आपने सॉर्ट कर दिया, तो स्विच के वायर्स के कोनों पर बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बन जाती है और चार्ज लीक करने लग जाता है, कोरोना डिस्चार्ज जैसा। और जब भी कभी चार्ज लीक करता है, हाई काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं या चार्ज कैरियर्स दौड़ते हैं, तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले लाइट जनरेट करते हैं, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम है, तो ब्लू कलर का लाइट स्ट्राइक करते हुए दिखाई देता है। EMW रेडिएशन बताइए, जो हेज इन फॉग में देखने के लिए इस्तेमाल हो, नाइट विजन कैमरा में भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बचपन के थॉट्स वाला क्वेश्चन है, इंफ्रारेड रेडिएशन। EMW का अच्छा सवाल है।
है कोई ऐसा रेडिएशन जिसका 1 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का वेवलेंथ हो तो बेटा एक्सरे होता है, और एक्सरे डायफ्रैक्शन से ही एटम्स की पिक्चर या सो कॉल्ड मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है उसे देखा जाता है। डिप्लीशन रीजन क्या है? आप जानते हैं कि कहीं भी आप पी एन जंक्शन डायोड देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई डिप्लीशन रीजन दिखाई देगी। पूरा पी एन जंक्शन डायोड चाहे पी टाइप हो, उसमें होल्स बहुत ज्यादा है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पर ओवरऑल वो न्यूट्रल होता है। लेकिन एक डिप्लीशन रीजन ही एक ऐसी जगह है जिसमें पी के आजू बाजू में माइनस चार्जेस और एन के कोने में प्लस चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल जोन वेयर चार्ज डेंसिटी इज नॉट जीरो। Zone near the junction in which charge density is not zero is known as depletion region। और यहीं पर चार्ज डेंसिटी जीरो ना होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जो पोटेंशियल बैरियर को डेवलप करती है। जो बातें मैं बोल रहा हूं ये प्रॉपर आंसर है, 2 नंबर में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। द जोन नियर द डिप्लीशन, द जोन नियर द जंक्शन इन व्हिच नेट चार्ज डेंसिटी इज नॉट जीरो, hence these charge densities plus and minus develop an electric field and develop a potential barrier in the junction। ठीक, अगला क्या है? What is pure capacitive circuit? एक ऐसा AC सर्किट जिसमें कंपोनेंट के नाम पे सिर्फ एक आदमी है, जैसे हम कैपेसिटर बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में सिंपल ऑसिलेशंस होंगे, चार्ज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑसिलेट होगा, पहले यहां प्लस यहां माइनस आएगा, फिर यहां माइनस यहां प्लस आएगा, और ये चलता रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होगा, क्योंकि जो फेज है करंट और वोल्टेज का वो डेल्टा पाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, जिसकी वजह से जो पावर फैक्टर है वो 0 आता है और कोई पावर कंज्यूम नहीं होती। जो 3-4 लाइनें बोली हैं सारी पॉइंट्स बना के लिखनी है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट को पॉइंट्स में लिखेंगे तो नंबर आसानी से ज्यादा मिलते हैं, और अगर उसको आप पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे तो यकीन मान के टीचर खुश नहीं होता। अगला देखिए, गिव एंड एक्सप्लेन अ सेटअप विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ एन एटॉमिक स्पीशीज। किसी भी एटॉमिक स्पीशीज के आइसोटोप्स अगर आप अलग करना चाहें तो यू कैन टेक अ सेपरेटिंग लाइन हियर। और आप कहीं से भी आप इलेक्ट्रॉन वगैरह डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस जोन में परपेंडिकुलरली इनवर्ड आपने फोर्स किए मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी बी, और बी जो है बेटा वो कांस्टेंट है। अब दिमाग में एक बात रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड से रेडियस का फॉर्मूला आता है वो आता है 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। आइसोटोप्स हैं तो आइसोटोप जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे ही आप चार्ज सेम बोलने लग जाएंगे, चार्ज सेम बोलने लग जाएंगे, लेकिन मास डिफरेंट बोलेंगे, क्योंकि आइसोटोप है ही वो जिनका मास अलग अलग होता है। तो आपने सेम वोल्टेज से अगर आइसोटोप्स के मिक्सचर को एंटर किया तो चार्ज तो सब में बराबर है, लेकिन सबका मास अलग अलग है। और काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम इसलिए है क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली आपको Q इंटू V से मिलने वाली है। इसका मतलब ये और ये, अरे चार्ज तो सबका सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस तो हम सबको सेम दे रहे हैं। इस वजह से जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओवर रूट m हो जाएगी। और क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी मास से देख रहे हैं तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, जिसके मास कम होगा उसकी रेडियस कम होगी। तो यहां से एंटर करने के बाद जब पार्टिकल आएगा तो हल्का पार्टिकल यहां से बाहर होगा और भारी पार्टिकल बेटा यहां से बाहर होगा। ठीक, हम लिख लेते हैं हल्का फुल्का और भारी भरकम। ठीक है, तो ये दो तरह के आप देखेंगे कि हमें पार्टिकल्स अलग से सेपरेट होते हुए दिखाई देते हैं एकदम से। अगला क्या कह रहा है, सेक्शन सी देखें, 3 मार्क्स का आ गया हमारे पास। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल फॉर ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है, 10th क्लास से भी हमें आता है, लेकिन ये पेपर में पूछा जाता है। अगर कोई एक स्ट्रेट वायर है जिसमें कहीं करंट दौड़ रहा हो, कोई अमाउंट ऑफ करंट हो, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, जिन सर्कल्स के एक्सिस पर हम वायर को देख रहे हैं। ये फिक्स है, ये लॉ है, फिक्स है। क्या कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है
तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके चारों तरफ उसको एनसर्कल करती होगी, सर्कल होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी जिनके एक्सिस से हमारा वायर पास हो रहा होगा, यानी जो सर्कल का प्लेन है वो वायर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छी बात। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज घूमेंगी या एंटी क्लॉकवाइज, ये बताने के लिए नियम आता है। कहता है कि कर्ल द वायर इन योर राइट हैंड फिंगर्स इन सच अ वे दैट द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। इनको इस तरह से अपने हाथों में पकड़ो कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में आ जाए। तो उंगलियां देखो कैसे घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जिस प्रकार से उंगलियां घूमेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशाएं भी होंगी। Curl the wire in your right hand in such a way that the thumb represents the direction of current and in the sense of your fingers rotation the magnetic field lines are actually rotating. This is the law। 3 नंबर का है। आगे देखो क्या कह रहा है, मीटर ब्रिज है जिसको दिखाया गया है 4 ओम यहाँ लगाया गया है, 40 सेंटीमीटर पे आपको बैलेंसिंग दिखाई गई है। ये अननोन रेजिस्टेंस है R, कह रहा है कि बताओ R कितना है। तुम जानते हो कि बैलेंस फील्ड स्टोन ब्रिज की बात है, आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है। तो आपको दिख रहा है कि 4 into 60 इक्वल टू R into 40। देखो ये 40 सेंटीमीटर है तो बच्चा ये चीज 60 बची होगी, तो आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन बराबर रहता है। टिंग 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 टिंग। R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 ओम। तो सबसे पहले आपका जो रेजिस्टेंस है दैट कम्स आउट टू बी 6 ओम ओनली। ठीक, अच्छी बात। What changes will you make in R in order to adjust null point at 50 centimeters? यानी अगर आप इसे 50 सेंटीमीटर पर लाना चाहते हैं तो क्या होगा। तो भैया अगर ये 50 सेंटीमीटर का मार्क है तो ये भी दूरी 50 सेंटीमीटर है और चाहते ना चाहते ये भी दूरी बेटा 50 सेंटीमीटर है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए। एंड इफ these lines are same तो कॉमन सेंस से R की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि जो मेरा रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 4 ओम्स होना चाहिए। यानी we will replace 6 ohm by a 4 ohm resistor। हम इसे 4 ओम रेजिस्टर से रिप्लेस कर दें। क्या बात है, सिंपल सवाल सिंपल जवाब, बात बनती जा रही है, सवाल होते जा रहे हैं। सेक्शन डी इसके बाद आ जाएगा। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हटाना चाहूंगा, जैसे मॉड्यूलेशन कोर्स का हिस्सा नहीं है, ट्रांसमीटर कोर्स का हिस्सा नहीं है, चैनल कोर्स का हिस्सा नहीं है। ट्रांसमीटर वो एंटीना होता है जो किसी रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को भेजता है। चैनल वो मीडियम है जिस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, आपका भेजा गया सिग्नल प्रोपगेट करेगा। जैसे घर में जो वाईफाई से कनेक्शन आ रहा है वो वायर्स के थ्रू आ रहा है, वो चैनल है। चैनल का मतलब मीडियम जिससे सिग्नल प्रोपगेट करे। ट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसमिट करे, जिस एक स्टेशन से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, जिस डिवाइस से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन का मतलब एम्पलीट्यूड, एम्प्लीफिकेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब ये कि किसी एक प्रोटेक्टेड फॉर्म में आपने सिग्नल को भेजना है। आप सिग्नल को भेजना चाहते हैं, ऐसा आपका सिग्नल है और आप चाहते हैं कि आप इसे भेजें, कोई इसे रिसीव करे और रिसीव करने बाद बन जाए। आप फोन पर बात करना चाहते हैं अपने प्रियजन से और आप बोलते हैं हेलो, तो क्या ये हेलो साउंड वेव वहां तक पहुंच पाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी? इस साउंड वेव को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी में, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस होके बनेगी रेडियो वेव्स, और वो रेडियो वेव जब स्प्रेड होंगी उनमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगा और वो रेडियो वेव्स आपके रीजन तक पहुंचेगा, चाहे वो जितना दूर हो। और फिर उसे दोबारा से उस रेडियो वेव को इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा से डिकोड करके साउंड में कन्वर्ट किया जाएगा। ये साउंड को इलेक्ट्रिसिटी को रेडियो वेव में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन कहलाया। रेडियो वेव को वापस से इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा से साउंड में कन्वर्ट करके अपने सिग्नल को अपने ही फॉर्म में ले लेना कहलाया डीमॉड्यूलेशन। क्लियर है मेरी बात? यानी कि जब हम यहाँ पर चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साउंड और वीडियो, लाइट और साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसे कन्वर्ट करेंगे एक डिजिटल सिग्नल में, जिसे हम YouTube के सर्वर से आप तक पहुंचाएंगे और फिर आपके फोन का डिवाइस उन सारे सिग्नल्स को कैच करेगा और दोबारा ऑडियो और वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको वही विजन देगा जो हम देना चाहते हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो मॉड्यूलेशन, जो आपको मिलेगा वो डीमॉड्यूलेशन। तो 3 चीजें, हालांकि इसे काटना क्या ही हुआ तो मैंने बता ही दिया, बट आप इसे छोड़कर जाएं क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा अब नहीं रह गया है।
बट ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से, तो मैंने डाला है जानबूझकर एक क्वेश्चन। ठीक, आगे देखिए। यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ के लिए मैं छोटी सी बातें करता हूं। देखो स्नेल्स लॉ कैसे प्रूव होता है। वी हैव गॉट सम मीडियम हियर, यहां स्पीड बेटा v1, यहां स्पीड v2। लेट्स चेक फॉर एन इंसिडेंट वेव। फिर भैया इसी के पैरेलल एक और इंसिडेंट वेव आएगी, आ गई। अब तुरंत बनाइए साहब यहां पर नॉर्मल, यहां भी बनाइए नॉर्मल, और अब आप एक बनाइए वेव फ्रंट बेटा, कहां पर, इंसिडेंट वेव पर। तो इंसिडेंट वेव पर जब आप वेव फ्रंट बनाएंगे तो ये 90 डिग्री पर होगी, और इस प्लेस पर और इस प्लेस पर दोनों पिंक वाली वेव्स सेम टाइम पर होंगी। नाउ आपको इसे रिफ्रैक्ट कराना है, तो हमने इसे रिफ्रैक्ट कराया, क्योंकि पैरेलल वेव्स हैं इस वजह से रिफ्रैक्शन के बाद भी दीज विल रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने कोशिश करी इन्हें पैरेलल ही बनाया जाए। अच्छा साहब, अब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए यहां पर। जब आप यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड, इन पर ये परपेंडिकुलर है, यानी एक वेव फ्रंट ये और एक वेव फ्रंट ये, जो कि पहली वाली इंसिडेंट वेव्स पर है और दूसरी वाली रिफ्रैक्टेड वेव्स पर है। और खास बात क्या है कि द वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव्स, तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर बना दिया। दिस एंगल इज नथिंग बट आई, तो ये रहा हमारा 90 माइनस आई। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो टोटल 90 हुआ करता था, ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना रहा आई। अगर ये है आर बेटा तो ये है 90 माइनस आर, उसी प्रकार से बेटा ये है आर। क्लियर है? जवाब है हाँ। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पहुंचने में टी टाइम लगा, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पहुंचने में टी टाइम लगा। मैं टाइम की बात कर रहा हूं, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर स्पीड v1 है और यहां पे स्पीड v2 है, तो v2t और v1t ये दूरियां हो गई। और हम अब a, b, c एंड d चार बेटा आपके लिए सुंदर से ऑप्शंस ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो बेटा a b c और a b d ये हमारे लिए दो ट्रायंगल्स हो गए। उसमें अगर आप देखें तो साइन i लगाने की कोशिश करें। साइन i आपसे क्या कहता है? कहता है परपेंडिकुलर v1t अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ab। दूसरा कह रहा है साइन r दैट इज v2t अपॉन अगेन ab, या डिवाइड मार दो ना इन्हें, तो देखो t से t, ab से ab कैंसिल, एंड यू विल लेफ्ट विद साइन i डिवाइडेड बाय साइन r दैट इज नथिंग बट v1 अपॉन v2। और अगर ये v1 अपॉन v2 है तो बस बात बन गई। यही तो स्नेल्स लॉ है कि sin r by sin r इक्वल टू सम कांस्टेंट। एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन की सीरीज पर आते हैं। क्या कह रहा है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन u, v एंड r फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। कठिन सवाल है यार ये तो। चलो भाई देखो, सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, तो जस्ट टेक अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस फॉर योर कन्वीनियंस, कॉन्वेक्स है। फिर आप इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, थोड़ा बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप इसका कहीं सेंटर बना लीजिए। दिस इज द सेंटर। सेंटर है तो साहब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको कहीं मिल जाएगी। यू विल गेट सम पोल हियर, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और आपने कहा डेंसर से रेयर, तो डेंसर से रेयर का मतलब n1 बड़ा है, n2 छोटा है। और फिर आप कहीं एक जगह पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जहां आप ऑब्जेक्ट रखते हैं वहां से एक रे निकालते हैं, एंड दिस रे फॉल्स हियर। तो कॉमन सेंस से आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए, एंड नॉर्मल आपका इस प्रकार से जा रहा है। अब क्योंकि डेंसर से रेयर रे जा रही है तो इसे जाने के लिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ना है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ने का मतलब हुआ कि ये और ऊपर चली जाएगी। अगर ये रे और ऊपर गई तो लॉजिकली इसे बैक प्रोड्यूस करके ही बात बन पाएगी, तो बैक प्रोड्यूस कर लीजिए, टाणा टाणा, ये बैक प्रोड्यूस कर दी। और जहां पर ये बैक प्रोड्यूस करके रुकेगी साहब, वहीं पर ये इमेज हमें मिलेगी। दिस इज द फाइनल इमेज। द इमेज इज नथिंग बट वर्चुअल। ठीक है, आप देखें
आई आर वगैरह अगर आप मार्क करना चाहें बच्चों तो दिस इज द आई एंगल, और रिफ्रैक्शन के साथ ये बेटा आपका आर एंगल है। आप इसे अल्फा, इसे बीटा, इसे गामा नाम दें। अभी मैंने सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में भी ये प्रूव किया था, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर वो देखा है तो फिर ये आपको आता है। फिलहाल आप देखें तो यहां से एक सुंदर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए विच लाइज वेरी क्लोज टू पी। ये पॉइंट n है, ये पॉइंट m है। m एंड n आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो चाहे मैं p से दूरियां नापूं, चाहे मैं m से दूरियां नापूं, ऑल आर इक्वल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम्स की बातें करेंगे। क्या है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? देखना ONC, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको ONC, इसमें I एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा प्लस गामा का सम है वो। तो हम क्या लिख रहे हैं? अल्फा प्लस गामा इक्वल टू I, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। उसके बाद आप देखें ये NIC आपको दिखाई दे रहा है, इसमें R एक्सटीरियर एंगल है जो बीटा और गामा का सम है। तो आप यहां लिखेंगे बेटा R इक्वल टू बीटा प्लस गामा। दूसरी खास बात, आई और आर अगर छोटे नहीं है तो आपकी आंखों में एंटर नहीं करेंगे, दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो ऑप्टिक्स का आएगी। तो यू हैव टू टेक आई एंड आर such that the values are very small and we can take approximations of I equal to sin I and R equal to sin R. That is nothing but n2 divided by n1, क्योंकि वो बन गया है बेटा स्नेल्स लॉ, और ये कहला रहा है अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अगेन गामा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए तो n2 बीटा प्लस n2 गामा इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n1 गामा। अब गामा गामा है एक तरफ, बीटा इधर ले आइए, तो यू विल गेट n2 गामा माइनस n1 गामा इक्वल टू n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। नाउ आप लिखिए n2 माइनस n1 गामा इक्वल टू n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। अब वही है कि अगर एंगल छोटे हैं तो I इक्वल टू साइन I है, तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे हैं, तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इक्वल टू tan बीटा, गामा इक्वल टू tan गामा। अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको मेंशन करना पड़ेगा साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे लिखेंगे tan गामा, ये आप लिखेंगे बेटा tan अल्फा, ये आप लिखेंगे tan बीटा। चलिए सॉल्व करें। n2 माइनस n1 tan गामा, देखो गामा देखोगे तो लिखोगे mn अपॉन pc, ठीक, वो mc लिख लो या pc लिख लो, एक ही बात है, अभी भी बोला था। तो ये बन रहा है बेटा mn अपॉन अल्फा की वैल्यू देखोगे तो लिखोगे po माइनस n2, tan बीटा देखोगे तो लिखोगे mn अपॉन pi, mn से mn कट गया, n2 माइनस n1, pc की जगह आप r देख रहे हैं, n1 po की जगह आप u देख रहे हैं, और pi की जगह आप v देख रहे हैं। डालने हैं साइन कन्वेंशंस। इफ यू पुट साइन तो रेडियस तो पॉजिटिव है, राइट में दिखाई दे रही है, जहां जाती थी रियल रेज वो डायरेक्शन पॉजिटिव, u नेगेटिव v भी नेगेटिव, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला शुद्ध निकल कर आएगा वो वही पुराना फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है, दैट इज n2 by v minus n1 by u। सॉरी, ये फॉर्मूला हमेशा जीवन भर काम करेगा, प्रोवाइडेड आप n2 को डेंसर n1 को रेयरर नहीं मान रहे हैं। n2 वो है जहां रे जा रही है, और n1 वो है जहां से रे आ रही है। रेयरर कोई भी हो सकता है, डेंसर भी कोई भी हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रे डायग्राम्स मस्ट बी वेरी गुड। चलो कहां थे हम लोग? एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी कभी कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन किसी मेटल के एक्सपोज सरफेस पे पड़ता है तो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन के फॉल करते ही अपने मेटल की सरफेस को लीव करते हैं, एमिट हो जाते हैं। हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये तभी काम करता है जब एक रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन सरफेस पर फॉल करे। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? मेटल खुद। कॉपर के लिए अलग, सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग। तो डिफरेंट मेटल्स विल डिसाइड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, इसमें इंटेंसिटी कितनी आ रही है लाइट की से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्रीक्वेंसी कम है और आप बहुत सारी लाइट डाल रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडिएशन नहीं निकलेगा। और अगर इंटेंसिटी कम कर दी और लाइट बहुत कम भी डाल रहे हैं तो भी रेडिएशन तो निकलेगा ही निकलेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपके पास लायक फोटॉन्स है, लायक रेडिएशन है, फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल ही सकती है, तो तय होता है
कि अगर आप इंटेंसिटी ऐसे फोटॉन्स में बढ़ा देंगे, यानी संख्या बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। अच्छा, आइंस्टीन ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने कहा कि रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानो ही नहीं, रेडिएशंस आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आइंस्टीन का परसेप्शन है। ही थिंक्स कि जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी है, जो क्वांटम थ्योरी है, दैट इज करेक्ट। और वो कहते हैं कि हर एक एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है, वो फोटॉन्स के फॉर्म में हो रहा है, जिसे क्वांटा बोला गया था, फोटॉन्स के फॉर्म में हो रहा है। हर फोटॉन की जो एनर्जी है वो h न्यू है, सो कॉल्ड hc/λ है। और अगर ये एनर्जी उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना को सपोर्ट किया कि ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जा रही है तो वो एक्सेप्ट करेगा ही, अगर उसकी इच्छा है तो करेगा। इच्छा कब होगी? जब मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी हमारे फोटॉन के पास है, तो फोटॉन विल गेट एब्जॉर्ब्ड, अदरवाइज द फोटॉन विल नॉट गेट एनर्जी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वैसे ही बॉन्ड एनर्जी टूटेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा पोटेंशियल बैरियर तोड़कर सरफेस का। दूसरी बात, इंटेंसिटी प्रॉब्लम खत्म होती है। इफ वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द रिक्वायर्ड एनर्जी, तो चाहे जितना रेडिएशन डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। और चाहे जितना कम इंटेंसिटी डालो, लेकिन अगर फोटॉन के पास ज्यादा एनर्जी है मिनिमम रिक्वायर्ड के, तो वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ही निकालेगा। तो टाइम डिले भी खत्म होता है, इंटेंसिटी प्रॉब्लम भी खत्म होती है, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम भी खत्म होती है। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जितनी बातें बोली लिखोगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 मिनट ला दो, 3 का है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या है? फिजन का मतलब बड़े न्यूक्लियस का टूटकर छोटे न्यूक्लियस में बन जाना और एनर्जी रिलीज करना। फ्यूजन का मतलब नन्हे मुन्ने दो न्यूक्लियस का आपस में जुड़ जाना और बड़ा न्यूक्लियस बनाना। जो बोला एग्जैक्टली यही है और इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। यूरेनियम 92 235, इन भाई साहब का फिजन होता है, 238 वाले का नहीं होता, मैंने क्लास में बताया हुआ है आपको। इसमें आप एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएं तो ये आदमी जो है वो यूरेनियम 92 236 वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, जिसके बाद ये क्रिप्टॉन 36 56 में जाएगा और उसके बाद ये कुछ बैरियम में जाएगा जो 141 ऐसे हुआ करता है। ठीक है, अच्छी बात है। 36 92 और 56 141, 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं और 19.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। आई एम नॉट राइटिंग द अमाउंट, वो डेल्टा एच लिखती है। दिस इज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। हमने क्लास में भी रिसेंटली किया है, तो ये आपको याद नहीं होगा। 1H1 बहुत सारे टेम्परेचर पे 10⁻⁷ केल्विन के टेम्परेचर पे, इससे भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इस पर। ये बनाते हैं 2H, ये 1H2 ड्यूटेरियम सोबल्ट। ड्यूटेरियम में जब एक और ड्यूटेरियम ऐसा जुड़ता है तो बनता है 1H3 ट्रिटियम, या ऐसा भी हो सकता है कि यहां से 2He4 डायरेक्ट बन जाए। और ट्रिटियम में अगर ये स्टेज आई तो 1H1 और मिलके 2He4 हीलियम बन जाता है और यहाँ पर लगभग 3 to 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। ठीक, अगला देखें। मोशनल ईएमएफ क्या है और इसके लिए आप एक डेरिवेशन करके बताएंगे, तो मुझे ज्यादा इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। मोशनल ईएमएफ का मतलब ये है कि इफ यू डू नॉट हैव एनी क्लोज्ड लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया क्लोज लूप नहीं है तो कोई सरफेस एरिया नहीं, तो फैराडे लॉ फील नहीं आता कि वहां काम करेगा। फैराडे लॉ ही लगता है। लेकिन एक कंडक्टर को, जैसे मान लीजिए कि प्लेन में अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कंडक्टर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें भी कॉर्नर्स के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। The potential difference developed in the conductors में, जब कंडक्टर्स को मूव कराएंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके मोशन की वजह से कंडक्टर के कॉर्नर्स के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है वो मोशनल ईएमएफ कहलाता है। The potential difference developed about the corners of a conductor due to the motion of conductor inside the magnetic field is called motional EMF। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप उसे फैराडे लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे मोशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही बातें बताना चाहता हूं, कारण ये है कि हमें मोशनल ईएमएफ ही एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए भैया जी के पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, ये पॉजिट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं,
v कांस्टेंट वेलोसिटी देकर इसे आगे दौड़ाया गया। तो v क्रॉस v करेंगे तो फोर्स आएगी पॉजिटिव चार्ज पे, यानी सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां डेवलप हुए और सारे नेगेटिव चार्जेस यहां डेवलप हुए। जैसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा में एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज जो होगा वो बेटा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक वाला, और VBL अगर लंबाई टोटल इसकी ले ली जाए तो VBL क्या लिख दिया, Q ऑफ V क्रॉस B ये फोर्स होता है। तो QVB मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो ऊपर लग रही थी पॉजिटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे जिसकी वजह से नीचे आ रहा है। तो ये दोनों बेटा इक्वेट कर देंगे। जिस वक्त इक्वेट करेंगे उस वक्त हम कहेंगे कि फोर्स बराबर हो चुकी हैं, तो फर्दर एक्यूमुलेशन बंद हो गया है। तो फर्दर एक्यूमुलेशन बंद करके QVB इक्वल टू QE लगा देंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो VB हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ के बराबर होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज नाउ VBL। तो आप इसे कहते हैं कि ये मोशनल यूनिट, ये है मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन और ये है कांसेप्ट। जिस तरह मैंने किया है आपको पेपर में ऐसा ही करना है, क्योंकि यही फॉर्मेट, यही थ्योरी जो है हमारे कोर्स में, इसको फैराडे लॉ से भी एक्सप्लेन करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं है बोर्ड में। अच्छा, तो ये तो बता ही दिया था। करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, बता देंगे यार, बायर-सेवर्ट लॉ लगा के बता देंगे। मान लीजिए कि इस तरह से कुछ एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, वो I है, सेंटर है, सेंटर से इसकी कोई रेडियस है, मान लीजिए R। हम बायर-सेवर्ट लॉ लगाएं तो इसका डीएल सेगमेंट लें, डीएल सेगमेंट ऐसे आएगा, और आप लिखें dB की वैल्यू, तो आप लिखेंगे बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I dl इनटू R साइन 90। साइन 90 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि रेडियस से टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो वो थीटा 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R क्यूब। R से क्यूब कटा तो R स्क्वायर बचा, आपके पास बचा म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इनटू dl। ये बेटा dB है। तो जब dB को इंटीग्रेट करोगे टोटल फील्ड मिलेगी, dl को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो सेंटर पे जो नेट फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन करोगे पूरा लूप बन जाएगा 2 पाई R, R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो यही फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में, मतलब पेपर की शुरुआत में पढ़ा था, वही फॉर्मूले की डेरिवेशन आती है, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन खूब जम के पूछी जाती है। दिस इज आल्सो डन। चले आखिरी पार्ट है, काम शुरू करते हैं। सेक्शन आ गया बच्चा D, और D सेक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मैं पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन में अपने आप को नहीं फंसाने वाला, ठीक, दिमाग पर रखें इस बात। आई एम नॉट गोइंग टू थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ी हुई, पता नहीं क्या हुआ है, ये गड़बड़ कर गया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ होगा जरूर, हम ट्राई करते हैं। मोबिलिटी कहीं नीचे आना है, ये बीटा डी के भी कहीं नीचे आना है, और इसके बाद कहीं ये काम का नहीं है, इतनी जगह तो मुझे चाहिए लिखने के लिए। चलो हो गया अपना काम, बात बाकी चल क्या करें। देखो 19 क्वेश्चन करेक्ट, 80 ओम का रेजिस्टर और 1 हेनरी का इंडक्टर, 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, उनको सीरीज में लगाया गया, एसी सप्लाई 230 वोल्ट की है, सच दैट द सर्किट ड्रॉज मैक्सिमम करंट। सर्किट में मैक्सिमम करंट आ रहा है, मैक्सिमम करंट आने का सीधा सा मतलब है कि कंडीशन जो है बेटा वो रेजोनेंस की है, कंडीशन रेजोनेंस की, तो अच्छी बात है कंडीशन रेजोनेंस की।
और आप इस बात को तुरंत याद करेंगे कि रेजोनेंस की कंडीशन में जो इम्पीडेंस है वो सीधा सीधा R के बराबर होता है, दूसरा जीटा L जो है वो जीटा C के बराबर होता है, यानी ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो 1/√LC के बराबर है। क्या बात, क्या कह रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता कर लो, पता कर ली भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुई L की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और ये कितना है बेटा 40 माइक्रोफैरड, 40 तो 40 ही लिखा, माइक्रो की जगह 10⁻⁶ लिख लिया, सॉल्व कर लीजिए, रेडियन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी आ गई। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है जीटा C, दैट इज नथिंग बट 1/ω_C, ओमेगा नॉट आप निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए, कैपेसिटेंस भी आपको दे रखी है, नथिंग स्पेशल। इंपेडेंस कितना है, रेजिस्टेंस के बराबर, क्यों रेजिस्टेंस के बराबर, क्योंकि मैक्सिमम करंट है, रेजोनेंस की कंडीशन। करंट कितना होगा सर्किट में, अब ये इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए हम IRMS निकालेंगे, IRMS is ERMS divided by impedance not resistance, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम करंट का केस है और मैक्सिमम करंट का मतलब हुआ कि ये रेजोनेंस की कंडीशन है, तो इंपेडेंस रेजिस्टेंस के बराबर, हमें 230 वोल्ट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 80 दिया हुआ है, एंपियर में आंसर आता है। फेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव वोल्टेजेस, आप जानते हैं फेजर डायग्राम के अंदर नीचे की दिशा में EC होता है और ऊपर की दिशा में EL होता है, तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव में हमेशा चाहो ना चाहो जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का ही रहने वाला है, कुछ भी कर लो, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का रहेगा। तो 5 सवाल थे, पांचों कर लिए, लल्लू लल्लू एक एक नंबर के मिलके 5 सवाल बन गए, तो बन गया आपका पेपर। चलो 20 नंबर देखो, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोर थ्योरी इस्तेमाल करो और टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में ऑब्टेन कर लो। तो हमने कहा चलो बोर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, काम करेंगे। सबसे पहले तो nth शेल बना लो, तो हमने कहा nth शेल भाई, इसकी रेडियस है कुछ और इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ घूम रहा है, तो जो इस पे फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 ZE into E/r² इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन mv²/r, तो r से r कैंसिल होगा, mv² की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/4πε0 ZE²/r, और अगर हम इसे हाफ mv² कर दें तो ये तो काइनेटिक एनर्जी बन गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी 1/8πε0 ZE²/r, और आप इसे बस इस तरह डब्बे में बंद कर लें। दो ही तरह की एनर्जीज हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक हम भूल चुके हैं, पोटेंशियल हमें पता करनी। द पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट 1/4πε0 ZE माइनस E, क्योंकि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में चार्ज को साइन के साथ रखना होता है। द पोटेंशियल एनर्जी इज नाउ 1/4πε0 ZE²/r, लेकिन वो नेगेटिव में है, तो आपको दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड तो साहब डबल है लेकिन साइन नेगेटिव, तो बस टोटल एनर्जी अगर लिखनी हो तो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट, इन दोनों को जोड़ लेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जोड़ोगे तो वो ZT²/r और πε0 कॉमन हो जाएगा, 1/8 - 1/4 अगेन 1/8, तो वी विल राइट -1/8πε0 ZE²/r, ये टोटल एनर्जी बेटा आ जाएगी ऐड करने पर। तुम 2 सेकंड का पॉज लेकर के इनको ऐड करके देख भी सकते हो, उसमें थर्ड क्लास सेकंड क्लास बिल्कुल एडिशन, नथिंग स्पेशल। टोटल एनर्जी बेटा रेडियस के टर्म में आ रही है और रेडियस हमें पसंद नहीं है, तो इस रेडियस को निकाल लें तो बात अपनी बन जाएगी। हम इस रेडियस को आखिर पता कैसे करेंगे, तो चलो पता करते हैं। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं कि होता है mvr और वो होता है nh/2π, कहां से मालूम चला, बोर का असम्पशन है, पॉस्टुलेट है। तो जो रेडियस की वैल्यू है अगर आप देखें तो रेडियस की वैल्यू आएगी nh/2π, ठीक, और नीचे लिखा हुआ है m × 1/v, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसे कहां से लाया जाए, v को कहां से खत्म करें, तो बेटा v को खत्म करने के लिए ये जुगाड़ काफी है। आप यहां से देखें, इस इक्वेशन को देखेंगे तो v² की जगह लिखा जाएगा 1/4πε0 ZE²/r, और m भी नीचे ले आए। यहां तो सर सिर्फ 1/v लिखा है, 1/v² नहीं लिखा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। एक काम करो, इसको v ऊपर लिख लो और r नीचे भेज दो। अब ये v उठा के यहां पुट कर दो,
जब तुम v उठा के यहाँ पुट करोगे तो देखो क्या लिखोगे, हम रूट से बचना चाहते हैं, नथिंग स्पेशल। तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर ओवर rm। देखो बेटा m से m कैंसिल, r से एक r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल। और देखो क्या क्या बनता जा रहा है, रेडियस की वैल्यू देखना क्या बन रही है। जब आप रेडियस की वैल्यू देखें, यहां से इसको ऊपर ले जाएं तो बन रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक, और ऊपर एप्सिलॉन नॉट भी जा रहा है यहां से, और फिर आ रहा है बेटा z e स्क्वायर, और नीचे वहां एक m हुआ है। अब ये उठा करके आप यहां रख दीजिए, द टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज नथिंग बट 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ऊपर आ रहा है बेटा z e स्क्वायर, और नीचे r है यानी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बाद में z e स्क्वायर m ऊपर चला जाएगा। इट विल नाउ बिकम m into e raised to 4 z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी। और ये फुल एंड फाइनल 5 नंबर का लल्लू सवाल है, देखो, लेकिन आता है पेपर में। चलो अगला देखो क्या कह रहा है, कुछ चीजें डिफाइन करनी। मास डिफेक्ट क्या होता है? एक होता है एक्चुअल मास, जब हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं किसी न्यूक्लियस का मास को, और एक होता है एक्सपेक्टेड मास। एक्सपेक्टेड मास का मतलब होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को गिनो और काउंट करके उनके मासेस को टोटल थ्योरी में लिख लो कि प्रोटॉन का कितना मास होता है, न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल मास एक्सपेक्टेड हो जाएगा इतना न्यूक्लियस का होगा। एक्चुअली न्यूक्लियस का मास कम होता है, और इनका डिफरेंस जो होता है वो कहलाता है मास डिफेक्ट। यानी कि डेल्टा m मास डिफेक्ट इज नथिंग बट z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल प्रोटॉन्स के मास हो गए, a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये टोटल न्यूट्रॉन्स के मास हो गए, इन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये एक्चुअल मास और एक्सपेक्टेड मास का जो डिफरेंस है मास डिफेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? तो मास डिफेक्ट कहा जाता है हर न्यूक्लियन अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा मास खत्म करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी स्टेट न्यूक्लियस का कम हो जाता है और वो स्टेबल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि दिस बाइंडिंग एनर्जी बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, और वो मास डिफेक्ट से आता है। आइंस्टीन का फॉर्मूला इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? ग्लूऑन एक्सचेंज से लगती है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, न्यूक्लियस के बाहर काम नहीं करती, अट्रैक्टिव टाइप की होती है, नॉन सेंट्रल होती है, स्ट्रेट लाइन में लगे इसका कोई गारंटी नहीं है, नॉन चार्ज ओरिजिन होती है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, और ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किसी भी तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। मोबिलिटी की डेफिनेशन आती है, ये मोबिलिटी क्या है? तो मोबिलिटी का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मीटर पर सेकंड पर न्यूटन पर कूलम। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। डाइफ्रैक्शन क्या है? डाइफ्रैक्शन आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत छोटा स्लिट है और यहां से कुछ वेव फ्रंट्स आ रही हैं, यानी कुछ वेव्स आ रही हैं। ये जब छोटे से स्लिट से, एक छोटे से स्लिट से वेव्स निकलेंगी तो ये उन दिशाओं में भी फैलेंगी जिन दिशाओं में इन्हें नहीं जाना था, और ये छोटे से स्लिट से वेव्स का चारों दिशाओं में फैल जाना कहलाता है डाइफ्रैक्शन। और अब अगर दो वेव्स आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर कर जाएं, सुपरपोज कर जाएं, तो वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न मैक्सिमा मिनिमा दिखाने लग जाएंगे। और वो एक एक नंबर की बेसिक डेफिनेशन। ये रहा आपका आईएससी का सैंपल पेपर। पूरे क्वेश्चंस थे, 3 सेक्शंस थे, 4 सेक्शन थे, 4 सेक्शन निपटा दिए। और देखें कि ये क्वेश्चन पेपर आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट सुपरफिशियल लेवल पे याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट की बहुत गहरे सवाल नहीं लगाने हैं। आप अपनी बुक के अपने पीवाईक्यूज देखिए और उन्हें सुपरफिशियल लेवल पे याद करिए, थ्योरी याद करिए, समरी याद करिए, फॉर्मूला याद करिए, आपका पूरा पेपर 100 और 100 सही होने वाला है। तो इस कहानी को यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ क्योंकि काम तो अपना हो ही गया। तो लेक्चर को खत्म करते हैं, कहानी को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। इस तरह का दूसरा एग्जाम्पल पेपर हम आपके पेपर के टाइम पर आपके लिए लेकर आएंगे। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, हाउ टू अप्रोच, कैसे सोचना है, कैसे करना है, कितना काम रहना है क्वेश्चन के टाइम पर। अब देखें, समय से पहले हमने काम कंप्लीट कर लिया है, परंतु बातें करते करते इतना समय होता है पेपर के लिए। लेट्स
फिनिश्ड द लेक्चर। आरटी अकेडमी को करिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब करेंगे एक और सैंपल पेपर आईएससी के लिए। टिल देन थैंक यू।